हेलो, नमस्कार साथियों। उद्धार क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज अपना टॉपिक है मृदा अपरदन और उसका संरक्षण, कि जो मृदा है उसका अपरदन कैसे होता है और उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो अपना है कि जो मृदा क्षरण या अपरदन, सॉइल इरोजन, यह है एक शब्द कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन या अपरदन का मतलब है कि जो अपनी मिट्टी है वो एक स्थान से उड़ करके या बह करके हवा द्वारा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे कि उसमें उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो भी अपने मिट्टी के साथ दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि अपनी मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जो अपना फसल उत्पादन या जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो मतलब ये धीरे धीरे मतलब कई जैसे प्राकृतिक कारणों से भी होता है और जैसे कृत्रिम रूप से भी मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का क्षरण होता है। तो इसमें इसकी जो परिभाषा है वो है कि डेफिनेशन बाहरी शक्तियों जैसे वायु और जल मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ही मृदा क्षरण या अपरदन कहलाता है। यह है इसकी परिभाषा। आपको अच्छी तरह से एक बार और बता देता हूँ कि किन्हीं शक्तियों द्वारा मृदा का, शक्तियाँ जैसे वायु हो सकती है, पानी हो सकता है, के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहलाता है। इसमें जो पौधों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो भी मिट्टी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे कि अपना जो मिट्टी की है उपजाऊ कम हो जाता है। आगे है कि जो अपना अपरदन है उसके जो मुख्य कारक या मुख्य जो कौन सी शक्तियां हैं जिनके द्वारा मृदा अपरदन होता है या कौन से प्रकार है। तो इसमें जो मृदा के जो अपरदन के प्रकार हैं, एक तो है जल द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा। तो इसमें जल द्वारा में है कि जल के द्वारा या बारिश के जल के द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके जाना जल अपरदन या जल क्षरण कहलाता है। तो इसमें से जो मृदा सॉइल इरोजन है जो 100% है, उसमें से 80% मृदा क्षरण जल के द्वारा होता है और बाकी जो 20% है वो वायु के द्वारा होता है। तो इसमें जो मुख्य कारण है जल अपरदन का या जल क्षरण का, मृदा अपरदन या मृदा क्षरण का मुख्य कारण है जो पानी या जल के द्वारा ज़्यादा मिट्टी का अपरदन होता है। अब इसमें कि जो ये अपना जो
अपरदन है या मिट्टी का जो सॉइल इरोजन है वो कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन से मुख्य कारक हैं। तो इसमें है अपना कि एक तो है मुख्य प्रकार, इनमें है एक तो है अपना प्राकृतिक नेचुरल इरोजन। इसमें है कि जो अपनी जो प्रकृति है, प्रकृति या प्रकृति के द्वारा सॉइल का इरोजन, जैसे धीरे धीरे मिट्टी को नष्ट होना या मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो जो ये प्राकृतिक कारण है इसमें क्या है कि जितनी मिट्टी बनती है या जितनी मिट्टी का या मृदा का इरोजन होता है या अपरदन होता है उतनी मिट्टी वापस बन जाती है। जैसे पेड़ पौधों की जड़ों से इरोजन होना, मतलब घास फूस से सॉइल का नष्ट होना, तो ये सब इतनी धीरे होती है कि ये साम्य अपने आप में एक साम्य व्यवस्था स्थापित करती है। साम्य का मतलब जितनी नष्ट होगी उतनी ही बनेगी, यानी कि इसमें मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। इसमें ज़्यादा मिट्टी का मतलब पोषक तत्वों का हानि नहीं होती है, ज़्यादा मिट्टी की हानि नहीं होती है, क्योंकि एक साम्य स्थापित कर देता है इसमें कि जैसे 5 किलो मिट्टी की नष्ट हो रही है तो लगभग 4.5 किलो, 4.5 किलो या 5 किलो मिट्टी वापस अपने बनेगी या वापस अपने को मिल जाएगी, जिससे कि वो एक साम्य बना रहेगा। फिर इसमें दूसरा, इसमें समय भी बहुत लगता है, कई हजारों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब दूसरा है इसमें त्वरित या कृत्रिम या आर्टिफिशियल इरोजन। आर्टिफिशियल इसमें है कि जैसे मनुष्य द्वारा जो अपना वनस्पति आच्छादित क्षेत्र है या मृदा है उसमें अधिक उसकी कटाई करना, पशुओं को अधिक उसमें चरा देना ताकि जो वनस्पति है वह पूरी नष्ट हो जाती है। वनों का ज़्यादा से ज़्यादा कटाई करना, जिससे कि वहाँ पर से जो वनस्पति है टोटल वो नष्ट हो जाती है या हटा दी जाती है, जिससे कि जो अपरदन होता है या अपरदन करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये कृत्रिम है, तो इसमें लगभग इंसान या मनुष्य के द्वारा ये जो कृत्रिम या आर्टिफिशियल जो अपरदन होता है उसको जल्दी से सुधारा नहीं जा सकता, और जो प्राकृतिक है उसमें इंसान मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें कर तो सकता है लेकिन ये मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में या बहुत हानिकारक होती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब है अपनी जो इसमें जो शक्तियाँ थी, ये तो इसके मुख्य प्रकार है। अब किन किन माध्यम से होता है, जो अभी बताया मैंने आपको कि मृदा अपरदन या मृदा क्षरण होता है माध्यम या प्रकार, तो ये दो बताए मैंने, एक जल द्वारा और एक वायु द्वारा। जल द्वारा बताया कि 80% ये इससे होता है और 20% वायु द्वारा होता है मृदा का अपरदन। अब जल द्वारा में भी जो जल द्वारा में क्या होता है या जलीय क्षरण में क्या होता है कि जो मिट्टी है वो जल के माध्यम से या पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होती है या स्थानांतरित होती है, जिससे उसमें उपस्थित पोषक तत्व भी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये है जलीय क्षरण। अब इसमें अपने जो जलीय क्षरण है उसके बारे में बात करते हैं अपन। ये हो गई अपनी सॉइल इरोजन की डेफिनेशन, और सॉइल इरोजन कैसे होता है, किस प्रकार होता है,
या इसकी शक्तियाँ कौन सी है, प्रकार कौन से हैं। अब है अपना पहला है जल द्वारा अपर्दन। जल द्वारा अपर्दन मतलब अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि जल के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ही जलीय क्षरण कहलाता है। इसमें जो बारिश की बौछारें हैं उनसे जो मिट्टी के जो कण हैं, जैसे ये कण हैं, तो जैसे ही बारिश की बूंदें गिरेगी यहाँ पे तो ये तितर बितर होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र होकर के ये पानी में घुल कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो ये है जल द्वारा अपर्दन या जलीय क्षरण। अब इसमें भी जो जल द्वारा क्षरण है इसके प्रकार हैं ए बौछार क्षरण या स्प्लेश इरोजन। इसमें है कि जो बौछार चरण में जैसे अपनी जो मिट्टी है, बारिश की तेज बूंदें या अधिक मात्रा में जो बारिश होगी, बूंदों से जो मिट्टी के कण हैं वो एक स्थान से, ये जो मिट्टी के कण हैं जैसे ही पानी की बूंदें गिरेगी यहाँ पे तो ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। छिन्न भिन्न होंगे तो ये जैसे यहाँ पे आ जाएगा एक, यहाँ ऐसे छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो यहाँ से मिट्टी हट जाएगी। तो बौछार क्षरण में ये है। अगला है अपना कि जो परत क्षरण, सेकंड है परत क्षरण या शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या है कि जो अपने जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, ये मतलब जैसे 5 से 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या लगातार बारिश होने से जो ये ऊपरी परत है अपनी, ये मिट्टी में घुल करके मिट्टी के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाती है। ये मतलब धीरे धीरे होते, ये तो होगी जब बरसात शुरू होगी तो बौछार क्षरण होगा। इसमें क्या है, जैसे बौछार गिरेगी बारिश की बूंदों की तो ये छिन्न भिन्न हो जाएगी मिट्टी। लेकिन जो परत क्षरण है इसमें ये पूरी परत 10 सेंटीमीटर की जो पूरी परत है या 5 सेंटीमीटर जिसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो परत पूरी की पूरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगी। ये क्षरण मतलब आंखों से दिखाई नहीं देगा अपने को, लेकिन बहुत हानिकारक है, सबसे ज़्यादा हानिकारक जो परत क्षरण है इसमें। यानी कि इसमें जो 5 से 10 सेंटीमीटर की जो परत है वो पूरी ही घुल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी, जिससे ज़्यादा अपने को नुकसान होगा। फिर है आगे अपना है रिल क्षरण। इसमें है रिल क्षरण में है कि जो अपना जो ये खेत है, ये ढलान वाली भूमि में ज़्यादा होता है। तो जैसे अपने इस मिट्टी का ढलान या खेत का ढलान ऐसे है, यहाँ से ऊपर है, ये ऊपर और ये नीचे का हिस्सा है, इसमें ढलान है। तो ढलान होगा तो अपने जैसे पानी इधर से आएगा बैक करके और यहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ ऐसे बन जाएगी। इसमें रिल का मतलब है नाली, मतलब ऐसे छोटी छोटी नालियाँ बन जाएगी इसमें रिल क्षरण में। और जो अपनी जो मिट्टी है उसमें छोटी छोटी नालियाँ बन करके मिट्टी बह जाएगी। और मतलब ये ज़्यादा नहीं होती, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बनेगी। तो इनका सुधार किया जा सकता है,
ये सुधर सकती है, मतलब जुताई करके इनको वापस रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये रील शरण में भी अपनी जो मिट्टी है उसको ज़्यादा हानिकारक होती है। आगे है चौथा है कि अवनालिका शरण। अवनालिका शरण में जो रील शरण का है उसी का बढ़ा हुआ भाग, यानी कि जैसे कई बार मतलब ज़्यादा बारिश हो जाती है, ये तो कम बारिश होती है तब बनती है। जैसे लगातार 5-6 घंटे तक बारिश हो रही है, अधिक मात्रा में बारिश की जो सघनता है या जो गिरने की जो मूसलाधार बारिश है वो हो रही है, तो ये नालियाँ बड़ी हो जाएगी, ये नालियाँ बड़ी हो जाएगी। जैसे 1 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, मतलब ये इतनी गहरी हो जाएगी कि इनको वापस जुताई के द्वारा सही नहीं की जा सकती। तो ये कहाँ होती है, ये ढाल वाली जो ज़्यादा ढाल वाली ज़मीन है ना, वहाँ पे ये समस्या या अवनालिका शरण वाली समस्या ज़्यादा रहती है, जिससे कि अपने को बहुत हानिकारक या बहुत नुकसान होता है। इसको बोलते हैं गली शरण बोलते हैं इसको, अवनालिका को गली इरोजन। तो ये अपने जो पानी के द्वारा जो अपरदन है या जल द्वारा जो इरोजन है, पानी के द्वारा जो मिट्टी का कटाव हो रहा है या मिट्टी का स्थान दूसरे स्थान, तो उसके प्रकार हैं। इसमें पहला है बौछार शरण। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, मतलब जो ज्ञान वो जो अपने नोट्स हैं वो सबको अवेलेबल हो जाएंगे। किताबों में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे द्वारा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो ये चीज़ें हैं है क्या असलियत में, ये है क्या, कैसे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझें इनको अच्छी तरह से। अगर एक बार समझ में नहीं आया दोबारा समझें। तो पहला इसमें बताया मैंने कि बौछार शरण या स्प्लैश इरोजन, इसमें जो मिट्टी के कण हैं बौछारों के द्वारा छिन्न भिन्न हो जाते हैं। दूसरा बताया परत शरण, सबसे हानिकारक है ये जो परत शरण है, सबसे हानिकारक। इनमें से एक क्वेश्चन भी आता है, अधिकतर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हैं उनमें ज़्यादातर में इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है कि सबसे हानिकारक, निम्न में से सबसे हानिकारक जो जल के द्वारा क्षरण होता है वो कौन सी अवस्था है। तो इसमें बौछार शरण, परत शरण, रील शरण, अवनालिका शरण, तो सबसे हानिकारक परत शरण या शीट इरोजन होता है। इसमें क्या है, पूरी शीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है। फिर अपना है रील शरण। रील शरण में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है और अपने जो मिट्टी का कटाव होता रहता है। फिर है जो अवनालिका शरण है, वो इसका रील शरण का बढ़ा हुआ रूप है। ये बड़ा रूप है या अधिक मात्रा में बारिश होती है, जैसे अगर 2-3 घंटे बारिश होगी तो रील शरण होगा, 5-6 घंटे बारिश होगी तो वो रील शरण गली इरोजन में या अवनालिका शरण में बदल जाएगा। इसमें गहरी खाइयाँ बन जाएगी जो वापस जुताई करने से सही नहीं होगी। फिर है कि जो जलीय शरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद है दोस्तों सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को दोबारा देखें और जो भी कमेंट्स हैं वो हमें डालें। हम आपकी हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, हर समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। आगे है जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें है जो पहला है अपना जलवायु या क्लाइमेट,
जलवायु कैसे जलीय क्षरण को प्रभावित करती है। जलवायु में जो अपनी जो वर्षा की गहनता है, वर्षा की जो प्रकृति है या वर्षा की जो समय है, एक तो वर्षा की सघनता, उसकी प्रकृति और समय, यानी कि जो बारिश है वो कितनी सघनता से हो रही है। यानी कि एक तो मतलब जैसे अपने जो जड़ लगना बोलते हैं, जैसे लगती है तो उसमें तो कम होता है, लेकिन जैसे मूसलाधारी बारिश होती है, एक साथ एक बारिश बहुत अधिक मात्रा में पानी गिरता है, तो उसमें ये ज़्यादा होता है जलीय क्षरण। प्रकृति कि जैसे बूंदे मोटी है छोटी है, कैसे अगर छोटी होगी तो कम होगा, बूंदों का आकार मोटा होगा तो